नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। उपन्यास की क्लास चल रही है और परीक्षा गुरु इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। आप सभी लोग जाके वो उपन्यास देखें। और मैं बार-बार यही आप लोगों से कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में उपन्यास नहीं पढ़ना है। उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है, बाकी आप अदर यूनिट पे खूब अच्छे से पकड़ बनाएँ। ठीक है? तो देवरानी जेठानी की कहानी, क्या है ऐसी कहानी? क्यों ये अच्छा उपन्यास है? क्यों इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास जो माना गया है? 1870 में लिखा गया था, बहुत अच्छा उपन्यास है। आप सभी को इस उपन्यास को देखो, मैं बार-बार कहूँगा कि आपको बहुत गहराई में नहीं जाना है। सिर्फ़ भूमिका उपन्यास की सही से पढ़ लो, थोड़े एक आधे कथन देख लो, पात्र परिचय देख लो, ठीक है? इतना देखना ज़रूरी है क्योंकि जेआरएफ तभी निकल पाएगा जब अब हर एक यूनिट पे जो है अच्छी पकड़ होगी। अब ऐसा नहीं कि आप उपन्यास अन्य गतिविधियाँ बार-बार वही पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों की दुआ से थोड़ी बहुत मेरी तबीयत बस सही होने जैसी हो रही है, उसी प्रकार से मैं क्लासें भी लेना शुरू कर दिया हूँ। बहुत जल्द हम लोग उपन्यास ख़त्म कर लेंगे। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास पंडित गौरीदत्त ने लिखा है। ये देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखा गया है और बहुत अच्छा उपन्यास है ये। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि किसको समर्पित किया है, तो देखो इन्होंने शुरुआत में ही नाम लिया है आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी को, जो इस समाज के अंग संग हैं, याद रखना। ये उनको समर्पित किया है पंडित गौरी दत्त ने, इम्पोर्टेंट है। देखो प्रस्ताविका में क्या कहते हैं, ये प्रस्ताविका अलग है, प्रथम संस्करण की भूमिका अलग थी। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम श्रेणी यानी श्रेणी का उपन्यास है, जो क्लासिक श्रेणी का है उपन्यास है। किस श्रेणी का है? क्लासिक श्रेणी का उपन्यास है। यह उपन्यास अपने कथ्य में गहरी सामाजिक संपृक्ति और यथार्थ के खाटी रूप को प्रस्तुत करने में तो बेजोड़ है ही, भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय से बहुत आगे की रचना है। इम्पोर्टेंट है कथन, याद रखना। मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा पक्का विश्वास है कि यदि हिंदी उपन्यास ने पंडित गौरीदत्त की उपन्यास परंपरा का अनुमान किया होता तो आज वह और भी समृद्ध होता। आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित सम्मिलन इस उपन्यास में हुआ है, वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक प्रतिमान यानी मॉडल है। आदर्श उन्मुख यानी आदर्श की तरफ है ये। यहाँ यह विमर्श अभिष्ट नहीं है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है या पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, या फिर पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत पहले डॉक्टर गोपाल राय ने, याद रखना, यह प्रस्थापित कर दिया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये पंडित गोपाल राय ने कहा है। सुविधाजनक संदर्भ के लिए ज्ञातव्य है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन सन 1882 में हुआ, जबकि देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम यह उपन्यास 1870 ईस्वी में मेरठ के एक, याद रखना इम्पॉर्टेंट ये, लीथो प्रेस छापाखाना, इम्पॉर्टेंट ये बात है, लीथो प्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित हुआ। इसकी 500 प्रतियाँ प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आना था। इम्पोर्टेंट है, 12 आना जानते कितने कहते हैं? शायद 12 आना कितने कहते हैं? 50 पैसा। यद्यपि कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषय को कृत्य कहकर उसके समुचित गौरव से वंचित रखा गया, किंतु अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकारों की दृष्टि से यह ऐसा सशक्त उपन्यास है, बहुत देर तक जिसके जोड़ की कृति हिंदी में प्राप्त नहीं होती। छोटे आकार यानी क्राउन साइज के मात्र 35 पृष्ठों, याद रखना, मात्र 35 पृष्ठों की इस छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन 35 पन्नों की, ज़्यादा नहीं है, सामाजिक समस्याओं को इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इतने बहुआयामी रूपों में संदर्भित किया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास में ही यह कौशल देखकर आश्चर्य होता है। बाल विवाह देखो इसमें क्या क्या है, बाल विवाह, विधवा विवाह,
विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता की वृत्ति, परिवार में अलगोजा की समस्या, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं नारी शिक्षा की समस्या के साथ बड़े कौशल से अंतर्ग्रथित है। साथ ही लोक जीवन इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता में चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। देवरानी जेठानी की कहानी का महत्व स्थापन करने के लिए परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को कमतर करके देखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिस भाषा शिल्प की ताजगी के लिए परीक्षा गुरु की प्रशंसा की जाती रही है, देवरानी जेठानी इस दृष्टि से बहुत आगे की रचना है। परीक्षा गुरु की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। उसमें जन भाषा के शब्द प्रायः उसी उच्चारण में लिखित हैं, किंतु वह भाषा फिर भी एक कृत्रिमता का निर्मोक लिए हुए है। उसमें जन भाषा की सहज ऋजुता रवानगी नहीं आ पाई है। परीक्षा गुरु की भाषा का उदाहरण द्रष्टव्य है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात यह है, आप लोगों के सामने मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं दिवाली में घर पे आ चुका हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ, तो इसीलिए आपको इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा उपन्यास। बाकी आप लोग के सामने तो अच्छा दिख ही रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये देखो परीक्षा गुरु के एक जो थोड़ी सी बात थी यहाँ पे, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि हो पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी के पत्र द्वारा पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये का पुरस्कार से प्रोत्साहित किया था। किसने किया था भैया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी को किया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। यह कल्पना की जा सकती है कि कितनी बड़ी राशि और सम्मान रहा होगा यह उस समय, समझ रहे हो। प्रथम संस्करण की भूमिका भी हम लोग देख लेते हैं। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए ये प्रथम संस्करण की भूमिका है। हमने कहा आपको भूमिकाएं सबकी पढ़नी है, जिनकी भूमिका मिलेंगे मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष उसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। पॉइंट याद रखना है। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं, इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोल चाल और वही शब्द यहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और वह बोली है जो इस जिले की बनियों की कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना ही सुनता है। इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानों और उसके माध्यम दिखाया गया है। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर और कहानी श्रीयुत, देखो किसका नाम लिया यहाँ पे, श्रीयुत एम केमसन साहब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, इनको भाई और चित्त को लुभाई की शुद्ध करके इसकी छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। याद रखना कितनी, 200 पुस्तकें मोल ली थी
और श्री मन महाराज धीराज पश्चिम देशाधिकार श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून 1870 ईस्वी के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये का इनाम भी मिला था। अब ये देखो, प्रथम संस्करण की भूमिका में कुछ पंक्तियाँ जो पंडित गौरी दत्त ने लिखा है ये भी देख लेते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में ले बे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीत से, छिपावें बुरों को भले प्रीत से। ये गौरीदत्त शर्मा ने लिखा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था, इम्पोर्टेंट है। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में, याद रखना कितने पेजों में है, 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? लघुकाय उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। याद रखना, किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए। वे यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत कही गई है, इम्पोर्टेंट है। कुछ पात्र देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पात्र आप लोगों को तो पढ़ना ही होता है। देखो, लाला सर्वसुख बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरठ का अग्रवाल बनिया जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। दौलत राम, याद रखना, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है और पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। याद रखना, दौलत राम इन बड़ा बेटा है इनका, ठीक है। मुलिया और कन्हैया, याद रखना, इम्पोर्टेंट। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के पुत्री और पुत्र हैं। याद रखना, ये देखा जाए तो कौन है? लाला सर्वसुख हैं, ठीक है। इनके 2 बेटे हैं। देखा जाए तो एक नाम है दौलत राम, ठीक है, एक का नाम दौलत राम। इनके 2 बच्चे आ गए तुम्हारे, कौन कौन? एक मुलिया, एक कन्हैया, ठीक है। और फिर ये छोटे लाल हैं, ये है इनका एक बेटा छोटे लाल है, इम्पोर्टेंट है। इनके भी 2 बच्चे हैं, नन्हे और मोहन। याद रखना, नन्हे और मोहन, ये पैराग्राफ बनेगा। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके 2 बेटे ही थे छोटे लाल के, और बेटी और बेटा दौलत राम के थे। स्त्री पात्र में देखा जाए तो याद रखना, ज्ञानो जो कि जेठानी है, नाम ज्ञानो है और हैं बहुत अनपढ़। दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी है, बड़ी बहू हैं, वह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है, कौन? ज्ञानो। और जो छोटे लाल की पत्नी है जिनका नाम देवरानी है, उनका नाम आनंदी है। छोटे लाल की पत्नी है, व्यवहार में कुशल है, विवेकशील स्त्री है। आनंदी देवरानी सुशिक्षित और गुणवान है, इम्पोर्टेंट है। पार्वती, अगली बात करें तो हम पार्वती की सरस्वती की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। पार्वती की शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई है। सुखदेई, ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। गौड़ पात्र में देखें तो गौड़ पात्र में भी इम्पोर्टेंट है। देखो, शिवदयाल, वंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिसरानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, किरपीवाल, विधवा लाला, बुलाकी दास, मदरसे में नौकर झल्ला मल्ल, इतने पात्र गौड़ पात्र हैं। कुछ कथासार देख लेते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहु ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है।
सास ससुर, देवरानी, छोटी बहू, सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। तो देवरानी जेठानी की कहानी ही है। करोगे क्या? छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। अलगौजी की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। अलगौजी की समस्या भी याद रखना चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहाँ बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में क्या आती है, दुकान आती है, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। इम्पोर्टेंट है, दुकान किसके, बड़े बेटे के, छोटे के मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियाँ के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है, लास्ट में लेके जाती है और गिरती भी है, चोट खा जाती है। कुछ विशेष बातें देख लेते हैं इसमें। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना इम्पोर्टेंट है। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया यह कथन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। ये आनंदी के पिता ने कहा था। और इसी में पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। लोक मुहावरे का यथास्थान उचित प्रयोग किया गया, जिससे लोक मुहावरे होते हैं। प्रमुख उदाहरण कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो ही कथन आपके इसमें से खूब पूछे जाते हैं कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे, ये एक पॉइंट। और एक ये मेरठ में सर्वसुख नाम का अग्रवाल बन गया था। यही दो पॉइंट आपसे खूब पूछे जाते हैं। बाकी मुझे लगता है इतना पढ़ लो काफ़ी है, जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये, इतने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। देखो, मैं उपन्यास में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा कि आप लोगों को कितना ज़रूरी है, ठीक है, कितना पढ़ना ज़रूरी है, कितना इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या छोड़ देना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे उपन्यास से, मूल टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मगर 4-5 क्वेश्चन आप इसी नोट से कर ले जाओगे अगर सबकी भूमिका पढ़ लेते हो, सबका पात्र परिचय देख लेते हो। बाकी आप 8 यूनिट उधर 10 यूनिट तुम्हारे फर्स्ट पेपर, उनको तैयार करो। क्यों इतना गहराई में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम निकालना, अभी ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। तो बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ मैं देता हूँ। क्योंकि क्लास तो खैर मैं लेता रहूँगा, दिवाली में भी क्लासें आपको मिलती रहेंगी अब, ठीक, क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं इस टाइम ऑफलाइन, मेरी क्लासेस सब बंद हैं, तो आप लोगों को मैं समर्पित हूँ, ठीक है। चलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।